Okay, so from today, for today, we will first go through examples on Gauss law, क्योंकि if you remember in the last session हम लोगों ने Gauss law के application देखे थे to find out electric field for a charge on a spherical shell. हमारे पास एक spherical shell था, उस पर charge था, उसका electric field find करना है at some point. फिर हमने एक इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का केस देखा था जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अगेन एट सम पॉइंट आउटसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ वायर। फिर हमने एक थिन प्लेन शीट देखा था एंड वी वांटेड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट इन्फिनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट। तो हम एग्जांपल्स देखेंगे आज। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू रिमेंबर फॉर्मूलाज। सो एग्जांपल 8.1, a sphere of radius 10 centimeter carries a charge of 1 microcoulomb. Calculate the electric field number 1 at a distance 30 centimeter from the center of sphere, at the surface of sphere and at a distance 5 centimeter from the center of sphere. तो ऐसे केसेस में you first have to identify parameters. अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कभी भी चार्ज कंडक्टर का जो रेडियस है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल आर इज 10 सेंटीमीटर। तो जिस स्फीयर पे चार्ज है उसका रेडियस हम कैपिटल आर से ही डिनोट करेंगे और इस पे टोटल 1 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज है। देयर इज 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। तो 10 सेंटीमीटर इज 10 पावर -1 मीटर बाय द वे एंड चार्ज ऑन दिस स्फीयर on the conductor is 1 microcoulomb and 1 microcoulomb is 10 power -6 coulomb. Okay, you are supposed to find out electric field in 3 cases. पहला केस जो है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मतलब आपको कैपिटल आर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और वो जो पॉइंट पी है वो है 30 सेंटीमीटर पे। मतलब पहला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ये फाइंड करना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ये फाइंड करना है आपको पहले। सेकेंड केस में आपको बोला है एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, मतलब वो जो पॉइंट पी है मैं स्फीयर के ही सरफेस पे ले लूंगा। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट द सरफेस ऑफ स्फीयर इटसेल्फ, मतलब 10 सेंटीमीटर पे ही होगा बिकॉज स्मॉल आर एंड कैपिटल आर आर इक्वल इन दिस केस। और तीसरा केस है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपको फाइंड करना है, दैट इज एट 5 सेंटीमीटर। मतलब बेसिकली दैट पॉइंट पी विल बी इनसाइड समवेयर ओवर हियर, मतलब इसके अंदर वो पॉइंट होगा, स्फीयर के अंदर वो पॉइंट होगा। ओके, तो ये 3 चीजें आपको फाइंड करनी है। सो फॉर्मूला आपको याद होगा, तीनों केसेस का फॉर्मूला हमने डेवलप किया था पहले। इफ यू रिमेंबर, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, अगर आपको याद है तो ये हमारे पास आया था सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। दूसरा, ऑन द सरफेस की जब बात करते हैं हम लोग तो कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल हो जाता है तो यू गेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। और तीसरा तो स्ट्रेट अवे 0 ही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमने देखा ही था that electric field inside is anyways 0. So these 3 formulas you have to use by the way, तो ऐसा को करना है। Now depends कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो E आउट हमने लिखा है ये सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर लिखा है हमने ये, राइट। अगर आपको याद होगा ये जो है ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है और इससे पहले का जो एक स्टेप था, इफ यू रिमेंबर, इससे पहले का जो एक स्टेप था उस केस में आपको मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर, ऐसा मिलता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, इफ यू डोंट रिमेंबर दैट्स ओके। हमारे पास एक कंडक्टर है, रेडियस कैपिटल आर है, एक पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस स्मॉल आर है और आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे थे, दिस इज गॉसियन सरफेस और यहाँ पे आपने ds लिया था।
फिर आपने गॉस लॉ अप्लाई किया था, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये सब का सब सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाय आर स्क्वायर एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद आप बोलते हो व्हाट इज चार्ज। आप बोलते हो कि चार्ज जो है ये पूरे कंडक्टर के ऊपर स्प्रेड होके रखा है। तो यू टॉक अबाउट सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज, टोटल चार्ज क्यू है, और इस कंडक्टर का सरफेस कितना है, एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर है। फिर आप बोलते हो बाय डेफिनेशन सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ये बाय डेफिनेशन है। तो चार्ज आपको मिलता है सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप Q की जगह पे लिखते हो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसल, तो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। दिस इज हाउ यू गेट दिस फॉर्मूला। तो आपको ये स्टेप्स याद होने चाहिए कि आपको फॉर्मूला मिला कहाँ से। तो अगर वो याद होगा तो यू मस्ट रिमेम्बर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आउटसाइड के केस में यू हैव दिस फॉर्मूला इटसेल्फ। तो इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग थ्री डिफरेंट फॉर्मूलाज या फिर 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज, एक ही से काम चल सकता है हमारा। तो इन जनरल हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और ऑन द सरफेस can be given as 1/4 pi epsilon 0 q by r square. That's it. फिर आप जब सॉल्व करोगे, जब पहला केस सॉल्व करोगे, जब आउटसाइड की बात की है, 30 सेंटीमीटर पे बात की है, तो स्मॉल r की वैल्यू ऑफ 30 सेंटीमीटर डाल देना। सिंपल सा केस है, 3 × 10⁻⁻1 मीटर डाल देना मतलब। तो therefore you will get electric field outside is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, आपको पता है। Q की वैल्यू आपको 1 माइक्रो कूलम मतलब 10⁻6 कूलम दिया है, R आपको दिया है 3 × 10⁻1 स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा 9 × 10⁻+3 अपॉन 9 × 10⁻2, 9 9 कैंसल, ये 10⁻2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 10⁻+5। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया 10⁻+5। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट याद होना चाहिए। अगर आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फोर्स अपॉन चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद होगा तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, तो वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन which unit you want to use, both are SI units, so it is better that you write in terms of Newton per coulomb. So first of all you need to know कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ स्फीयर का जनरल फॉर्मूला ही ये आया था हमारा, सिर्फ r स्मॉल r 30 डालना है, that's it। नंबर टू में ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो स्मॉल r विल बिकम कैपिटल R, क्योंकि आप कंडक्टर पे ही वो पॉइंट ले रहे हो, यू आर टेकिंग दैट पॉइंट पी ऑन द कंडक्टर इटसेल्फ। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पे ही फाइंड करना है। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस विल बी इक्वल टू अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आएगा 9 × 10⁻9, और चार्ज की वैल्यू आपके पास है 10⁻6 कूलम, डिस्टेंस आपके पास दिया है 10⁻1 मीटर इसका स्क्वायर। तो ये आएगा आपके पास 9 × 10⁻+3, और ये 10⁻2 ऊपर आके 10⁻+2, तो 10⁻+5, 9 × 10⁻+5 न्यूटन पर कूलम। दिस इज व्हाट यू शुड गेट, राइट, इन केस 2। इन केस 3 तो 0 ही आएगा सीधा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि E इनसाइड एनीवेज इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, ये पता ही है आपको, तो इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। तो यू हैव अ स्फीयर ऑफ रेडियस r 10 सेंटीमीटर, मतलब जिसपे चार्ज है 1 कूलम माइक्रो कूलम का। आपको 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इन एनी केस ये मेथड 1 है, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, मैं बता देता हूँ। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, अगर आपको याद आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज गिवन बाय सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर बाय एप्सिलॉन 0,
स्मॉल आर स्क्वायर तो भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है सिग्मा है चार्ज अपॉन एरिया, किसका एरिया, जिस पे चार्ज है उसका एरिया। तो आप बोल सकते हो Q अपॉन ए, तो सिग्मा की जगह पे आप डाल दो Q अपॉन ए, एंड A is 4 pi capital R square. So you can, instead of sigma, you can write Q upon 4 pi R square. So E outside you will get Q by 4 pi R square, epsilon 0 small r square, capital R square here, epsilon 0 small r square और capital R square, cancel, तो वापस से आपको यही फॉर्मूला मिलने वाला है। तो दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि स्टेप्स, थियोरेटिकल स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट, अगर वो पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, तो बहुत सिंपल है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, पुट स्मॉल r इक्वल टू 30 इन केस 1, पुट स्मॉल r इक्वल टू 10 इन केस 2, एंड थर्ड केस तो 0 ही है, क्योंकि electric field inside a conductor is 0. Now someone asked me yesterday, the electric field inside a conductor is always 0, so you have your answer now. Electric field inside a conductor is always 0. You have your answer, okay? Next example, example number 8.2. The length of a straight thin wire is 2 meter. It is uniformly charged with a positive charge of 3 microcoulomb. Calculate the charge density on the wire, the electric intensity due to the wire at a point 1.5 meter away from the center of wire. तो ऐसा है, हमारे पास एक वायर है, let's say I'll take a wire. So I have a wire of length 2 meter. So let's assume this is the wire whose length is 2 meter. ये 2 मीटर का वायर है। ओके, मुझे इस वायर का एक्सिस दिखाने दो, because it is important for us to know where axis lies. तो ये आ गया एक्सिस ऑफ वायर। ओके, इसका लेंथ आपको दिया है 2 मीटर, तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज ऑलरेडी गिवन टू यू, सो दिस लेंथ इज 2 मीटर, राइट। टोटल चार्ज 3 माइक्रोकूलम का है, and you're supposed to find out charge density and electric field at a point 1.5 meter away from the center of wire. तो इस सेंटर से जो पॉइंट है that is 1.5 meter away, so you have to find out electric field at this particular point P. तो आपको पता है कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, कैपिटल R तो हमेशा रेडियस ऑफ वायर होता है, और ये जो लेंथ ऑफ वायर है ये 2 मीटर दिया हुआ है। So what is given to us? In given quantities, you have length of wire 2 meter, you have total charge on wire 3 microcoulomb, मतलब 3 to 10 power minus 6 coulomb. This is what you have, okay? And you are supposed to find out density, मतलब charge density मतलब lambda, मतलब charge per unit length ये find करना है। दूसरा आपको बोला है electric field intensity E at 1.5 meter. This is what you are supposed to find out. तो formulas कौन कौन सा यूज करेंगे? It is a pretty simple thing. आपको याद होगा lambda which is charge per unit length, तो charge per unit length एक ये यूज करना पड़ेगा। दूसरा आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, इसका फॉर्मूला हमारे पास आया था 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 2 लैम्बडा बाय आर। इन रियलिटी यहाँ 2 आता है, यहाँ पे 2 लिखते नहीं है, हम लोग सिर्फ एडजस्टमेंट कर दिया क्योंकि 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमको ऐसा यूनिट्स में पता होती है, इट इज 9 × 10⁹, इसलिए हम लोग सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, दैट इज इन रियलिटी। सो ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। Number 1, lambda is charge upon length, चार्ज 3 माइक्रोकूलम का था, लेंथ 2 मीटर था, हो गया लैम्बडा मिल गया 1.5 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। दिस इज चार्ज डेंसिटी। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड E is 1/4 pi epsilon 0 2 lambda by r, and obviously small r is 1.5 मीटर दिया ही है आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, 2 × लैम्बडा की वैल्यू अभी आपने 1.5 × 10⁻6 फाइंड ही किया है,
अपॉन डिस्टेंस 1.5 मीटर ही बोला है, तो 1.5 और 1.5 तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो 9 into 2 is 18 and 10 power plus 9 and 10 power minus 6 is 10 power plus 3. So this is electric field intensity. Okay, this is what you will get. तो ऐसा आपको मिलेगा ये 18 into 10 power 3 या फिर 1.8 into 10 power 4 न्यूटन पर कूलम. This is what you should get. तो बहुत सिंपल सा केस है ये. This is how you are supposed to solve this. Simple है. Okay. Next question. Example 8.3. Charge per unit area of a large flat sheet of charge 3 microcoulomb per meter square. हमारे पास एक चार्ज शीट है. If you remember, we have a thin sheet. So we have a thin sheet, something like this. ऐसा हमारे पास एक थिन शीट है. ओके, तो चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन अ लार्ज फ्लैट शीट. इस पे चार्ज है, आपको चार्ज पर यूनिट एरिया दिया है, मतलब आपको गिवन क्वांटिटीज में यू हैव बीन गिवन सिग्मा. सिग्मा इज 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 3 into 10 power minus 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऐसा दिया है आपको. सिग्मा की वैल्यू आपको दी है. ओके, calculate the electric field intensity at a point just near the surface of the sheet measured from the midpoint. ठीक है, so you are supposed to find out electric field, let's say at this point P, which is at a distance of R by the way. तो आपको E find करना है और आपको फॉर्मूला याद होगा ही. दिस इज assumption that you remember what is the formula. आपको अगर याद है तो if you remember, electric field at a point just near the sheet is sigma by 2 epsilon 0. ये हमने डिराइव किया था. तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बिकॉज यू ऑलरेडी नो वैल्यू ऑफ सिग्मा. सिग्मा की वैल्यू क्या है आपके पास? 3 into 10 power minus 6 upon 2, और epsilon 0 की वैल्यू क्या होती है? 8.85 into 10 power minus 11 in SI units. तो ये वैल्यूज पता होनी चाहिए. -11 नहीं, -12 होता है ये. -12 होता है. 8.8 minus 12, राइट. गुड. तो इसको सॉल्व करो. तो कैलकुलेशंस तो आपको करने पड़ेंगे. 3/2 is 1.5 एंड 8.85 को मैं रफली 9 ले सकता हूँ. देखो व्हाट आई एम डूइंग इज 3/2 की जगह 1.5 लिख दिया मैंने, और ये जो है ये रफली 9 ले सकते हो. उससे क्या होगा? उससे ये होगा 1/9 is 1/3 into 1/3, और ये 10 पावर माइनस 12 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ऊपर 10 पावर प्लस 6 बचेगा, -6 + 12, राइट. तो यू हैव -6 एंड 10 पावर प्लस 12. तो सॉल्व करने के बाद 10 पावर प्लस 6 बचेगा. 1/3 is 0.33, 1/3 is 0.33. तो 1.5 into 0.3 into 0.3, ये आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. एंड वंस यू डू दिस कैलकुलेशंस यू विल गेट आंसर टू बी, आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1.7 into 10 power plus 5 न्यूटन पर कूलम एज इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू. तो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था. इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. सिर्फ they are checking if you remember formula or not. बहुत सिंपल सा केस है. Okay, so it's pretty simple. तो आज हमने जो अभी तक के 3 एग्जांपल सॉल्व किए, इफ यू सी, एक क्वेश्चन रिलेटेड था चार्ज ऑन अ स्फीयर पे, एक था चार्ज ऑन अ वायर पे, और एक था चार्ज ऑन थिन प्लेन शीट पे. और इफ यू रिमेम्बर, ये हमने तीनों ही गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में सीखे हुए हैं. सो this we have already done. Good. Okay, so now it is time to move to next topic, theoretical topic.
8.3 electrostatic potential and potential energy. Electrostatic potential and potential energy. तो आज मैं पहले पोटेंशियल एनर्जी ही लेने वाला हूँ. बेसिक्स से हम डेवलप करेंगे. वी विल गो थ्रू वेरी बेसिक्स, राइट. एंड पोटेंशियल क्या होता है वो वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन. तो सबसे पहले let me introduce the basic idea behind potential energy. और नॉर्मली मैं ये बोलता हूँ कि जब आप जेई नीट या सीएटी की प्रिपरेशन के लिए बैठते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन कभी भी साथ में करना चाहिए, क्योंकि दोनों के केस में फॉर्मूलाज आर ऑलमोस्ट सेम, कॉन्सेप्ट्स आर ऑलमोस्ट सेम. तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं. लेट अस से हमारे पास ये एक रीजन है. दिस इज अ रीजन दैट वी आर हैविंग. ओके, इस रीजन में एक भी चार्ज नहीं है. यू डोंट हैव अ सिंगल चार्ज, राइट. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मेरे पास एक चार्ज है Q1 जो इंफिनिटी पे था. इट वाज समवेयर एट इंफिनिटी. मैं उस चार्ज Q1 को इंफिनिटी से लाके यहाँ पे रख रहा हूँ. लेट अस से एट पॉइंट A, राइट. तो to bring this charge Q1 from infinity and keep this at point A, no work is done. वर्क डन करना ही नहीं पड़ा. क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि अपोज करने के लिए कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोज करने के लिए कोई और चार्ज वहां पे था ही नहीं. देयर वाज नथिंग टू अपोज, देयर वाज नो चार्ज टू अपोज. तो वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज इज 0. नाउ लेट्स से मेरे पास एक सेकेंड चार्ज है Q2. इसको भी मैं इंफिनिटी से लाके यहाँ रख रहा हूँ. आई एम कीपिंग इट एट पॉइंट B. द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q1 and Q2 is, let us say, R12. So the question here arises is, क्या हमको चार्ज Q2 को लाने में और B पॉइंट पे रखने में वर्क डन करना पड़ा? तो यस. क्यों करना पड़ा? इफ यू रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या था. कॉन्सेप्ट ऐसा था कि हर एक चार्ज के सराउंडिंग में ऐसा रीजन होता है. तो इन द सराउंडिंग of every charge there is a region, right, in which if other charge is brought it will experience a force. किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में ऐसा रीजन होता है, जब आप उस रीजन में किसी और चार्ज को लाते हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. और इस केस में तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव है. तो जब Q2 इंफिनिटी से आ रहा था तब Q1 की फील्ड ने अपोज किया. और 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था. मैं रिपीट तो करने ही वाला हूं, बट फॉर द टाइम बीइंग ये याद रखो कि वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, किसी भी चार्ज को आप कहां से ला रहे हो, कहीं से भी ला रहे हो, उसको अगर अपोज करने के लिए ऑलरेडी एक फील्ड है, ऑलरेडी एक चार्ज है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज दैट यू आर ब्रिंगिंग इनटू पोटेंशियल. ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट मैं वापस इंट्रोड्यूस करूंगा. 11th में हमने किया था, मैं वापस इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ. इनटू पोटेंशियल. कौन सा चार्ज? चार्ज दैट यू आर ब्रिंगिंग. कौन सा चार्ज लाए हम? Q2. किसका पोटेंशियल? जो चार्ज पहले से था वहां पे. अच्छे से समझ लो, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला है चार्ज इनटू पोटेंशियल. कौन सा चार्ज? किस चार्ज को लाने में वर्क डन किया? तो जो चार्ज आप मूव कर रहे हो वो चार्ज. पोटेंशियल किसका? जो पहले से वहां पे फील्ड थी. किसकी फील्ड थी? चार्ज 1 की फील्ड थी. तो वर्क डन टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज इज Q2 V1.
मतलब पहले चार्ज को लाने में कोई भी वर्क डन नहीं हुआ क्योंकि अपोज करने के लिए कोई था ही नहीं। दूसरे चार्ज को जब हम लाए तो पहला चार्ज भी पॉजिटिव, दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव, तो दूसरे चार्ज को जब हम लाए तो पहले चार्ज का फील्ड उसको अपोज कर रहा है कि डोंट कम हियर। ओके, तो हम अपोजिशन के अगेंस्ट चार्ज Q2 को लाके एक पॉइंट पे रख रहे हैं, तो वर्क डन करना पड़ेगा। मान लेते हैं अब तीसरा चार्ज लाते हैं हम लोग। लेट्स ब्रिंग चार्ज Q3 अगेन फ्रॉम इंफिनिटी, और इस चार्ज को यहाँ पे लाके रख रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि चार्ज Q3 को अपोज करने के लिए अब दो फील्ड्स है, एक Q1 का, एक Q2 का। So now when you are bringing charge Q3 and keeping that charge Q3 at point C at a distance of R13 from charge 1 and R23 from charge 2, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दोनों ने अपोज किया, तो वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज विल बी, बेसिक फॉर्मूला क्या था? वर्क डन का चार्ज इनटू पोटेंशियल। कौन सा चार्ज? द चार्ज दैट यू आर मूविंग। कौन सा चार्ज मूव किया? Q3 प्लस Q, क्योंकि Q3 को जब मैं ला रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल पहले चार्ज का भी था, तो पहले चार्ज ने भी अपोज किया, तो पोटेंशियल ऑफ 1 एंड प्लस Q3 पोटेंशियल ऑफ 2, तो पहले ने भी अपोज किया, दूसरे ने भी अपोज किया, तो वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज इज Q3 V1 प्लस Q3 V2। ओके राइट, चौथा चार्ज लाओगे तो सेम स्टोरी रिपीट होगा। चौथा चार्ज आएगा तो 1, 2 और 3 तीनों अपोज करने वाले हैं, राइट। मैं चौथे चार्ज पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे पहले तो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है। हम जब डेरिवेशन करेंगे तो हम थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में करेंगे, बट इट इज जस्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट हियर। व्हाट इज द टोटल वर्क डन? टोटल वर्क डन क्या है? वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज जो 0 था, प्लस वर्क डन टू ब्रिंग सेकंड चार्ज जो Q2 V1 था, प्लस वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज जो Q3 V1 प्लस Q3 V2 था। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो वर्क डन हमने किया मतलब जो वर्क डन हुआ है, ओके, वर्क डन इज एनर्जी। आपको पता है वर्क डन और एनर्जी बोथ आर एनर्जीज, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, एंड बाय कंजर्वेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है ना, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो वर्क मैंने किया पहले चार्ज को लाने में, फिर दूसरे को लाने में, फिर तीसरे को लाने में, वो कहाँ गया? एनर्जी तो ना बना सकते हो, यू कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कहाँ गया? वो एनर्जी स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया? वो एनर्जी स्टोर हो गया here in the configuration of charges। तो वो उस सिस्टम में ही स्टोर हो गया, और this energy stored in the system of charges is called as potential energy। अब potential energy का जब भी ये वर्ड सुनोगे तो आप हमेशा बोलते हो potential energy is the energy possessed by a body, अगर ग्रेविटेशन है तो, या फिर possessed by a system of bodies, या फिर a system of charges। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो आप बोलोगे system of charges on account of their position। मतलब पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड करता है। There are two types of energies, kinetic energy is the energy possessed by a body on account of its motion। जब बॉडी मोशन में होगा तब काइनेटिक एनर्जी होगा उसके पास। दूसरा एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ बॉडीज और अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द एनर्जी possessed by that system on account of position। मतलब उसके लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज लोकेशन डिपेंडेंट एंड काइनेटिक एनर्जी इज मोशन डिपेंडेंट। अब आपको समझेगा कि क्यों पोजीशन डिपेंडेंट है। क्यों है? पहला चार्ज लाए, कहीं पर रख दिया, नो वर्क इज डन, नो पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा चार्ज लाए, अब डिपेंड करेगा कि कितना वर्क डन करना पड़ा,
क्यों कितना वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि वर्क डन इज चार्ज दैट यू आर मूविंग इनटू पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिपेंड होता है डिस्टेंस पे। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जो चार्ज पहले से था, पहले से कौन सा चार्ज था, Q1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पहला और दूसरा, क्योंकि आप दूसरा चार्ज ला के बी पॉइंट पे रख रहे हो। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, राइट। तो दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज, ओके, against the potential of first. This is work done. So this is energy stored. Okay. तो बात ऐसा है कि as you see, यही work done will be stored in the form of potential energy. And now you see, potential energy depends on distance. So first of all, potential energy is location dependent. पहली चीज याद रखना, potential energy always depends on position, location. Okay. Now यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट, ये भी क्लियर होना चाहिए। हमारे पास एक भी चार्ज नहीं था, पहला चार्ज लाए, नो वर्क इज डन। दूसरा चार्ज लाए, वर्क इज डन टू ब्रिंग चार्ज 2 अगेंस्ट द पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज 1। हम तीसरा चार्ज लाए, वर्क इज डन टू ब्रिंग चार्ज 3 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ऑफ चार्ज 1 एंड चार्ज 2। दोनों ने अपोज किया। This work done, total work done to bring first charge, second charge, third charge, is stored in the form of potential energy in the system itself. Okay, good. हमको इतना डिटेल लर्न नहीं वाला है, सिर्फ पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया ये। तो नाउ अब हम एक बेसिक आइडिया पे आते हैं। अब ऐसा है कि मेरे पास ऑलरेडी दो चार्ज है, प्लस क्यू, पहले हम लोग प्लस कैपिटल क्यू लाए थे चार्ज, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन। फिर हम दूसरा चार्ज लाए हैं, लेट्स से स्मॉल क्यू, तो वर्क इज डन टू ब्रिंग दिस चार्ज स्मॉल क्यू अगेंस्ट द फील्ड ऑफ प्लस कैपिटल क्यू, so there is potential energy, right? हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन these two is R1 और इनके लोकेशंस को कुछ नाम दे देता हूं मैं। मान लेते हैं ये O पॉइंट है, मान लेते हैं ये A पॉइंट है। और एक चीज याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी, जब ये वर्ड आप सुनते हो, पोटेंशियल एनर्जी ये होता है ऑलवेज मिनिमम। मतलब जब चार्जेस का एक आपके पास कॉन्फ़िगरेशन असेंबली रेडी हो गया, मतलब क्या, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, मतलब ये स्टेबल हो गया, राइट। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम होगी। जब तक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, तब तक कोई ना कोई चार्ज मूव होता ही रहेगा, क्योंकि ये चार्ज इंफिनिटी से आया है। तो ये अपनी जगह ढूंढ रहा है कि कहाँ पे मैं जाऊँ, कहाँ पे मैं बैठूं, सो दैट आई विल बी स्टेबल। मतलब जब वो स्टेबल हो गया, मतलब सारे चार्जेस जब स्टेबल हो गए, तब हम लोग बोलते हैं कि ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है। तो किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी जब तक मिनिमम नहीं होता है, तब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है। एग्जाम्पल, एक बॉल को ऊपर से छोड़ दो, वो गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, ऑफ कोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ऑफ कोर्स, ओके। एंड व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जब वो रेस्ट पे आता है, मतलब इट हैज अचीव्ड अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, जब भी एक सिस्टम स्टेबल है तो इट हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, ये पता होना चाहिए, ओके। मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, पहले तो ये पता होना चाहिए। नाउ द आइडिया इज, अब मुझे अगर किसी भी एक चार्ज को मूव करना है, राइट, लेट्स से कि मुझे चार्ज Q2 को मूव करना है, राइट, लेकिन ये सिस्टम तो स्टेबल सिस्टम था। तो अगर मुझे चार्ज Q2 को मूव करना है, तो वर्क हैज टू बी डन, तो वर्क डन करना पड़ेगा, राइट।
तो ये चीज याद रखो। नाउ अब क्या हो रहा है कि मेरे पास एक चार्ज था प्लस कैपिटल क्यू, जिसका सराउंडिंग स्पेस में उस चार्ज प्लस कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड था। फिर एक चार्ज प्लस स्मॉल क्यू हमने लाया इंफिनिटी से और ए पे रख दिया, राइट। दे हैव अचीव्ड अ स्टेबल सिस्टम, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं एंड देयर इज पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, हमको ये जो चार्ज प्लस स्मॉल क्यू है उसको ए पोजीशन से मूव करके हमको बी पोजीशन पे लाना है, यहाँ पे लाना है, करेक्ट। वर्क हैज टू बी डन, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पहले तो ये पता होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। आपको पता है कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्जेस में रिपल्शन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चार्ज प्लस कैपिटल क्यू है वो चार्ज स्मॉल क्यू को अपने से दूर पुश कर रहा है, not pull but push, because they are like charges, they are same type of charges, and you already know that two like charges always repel each other. So repel कर रहा है, and this is the force of repulsion directed away, and this is Fe bar। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए Fe फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F suffix E, correct। Now when I said कि मुझे इस छोटे चार्ज को, स्मॉल क्यू को ए से लाके बी पे रखना है, तो डेफिनेटली वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल क्यू चार्ज अपोज करने वाला है। कैपिटल क्यू बोलेगा कि नो, गो अवे, हमको जबरदस्ती वर्क डन करके उसको मूव करना पड़ेगा। तो ये वर्क डन कहाँ जाएगा? इट विल अपीयर एज चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। मैं चेंज क्यों बोल रहा हूँ? देखो, जब मैंने बताया कि जब पहला चार्ज हम लाए, नो वर्क इज डन, नो पोटेंशियल एनर्जी। जब दूसरा चार्ज लाए तो वर्क इज डन, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी था ना वहां पे। अब जब मैं इस चार्ज Q2 को मूव कर रहा हूं और आगे मूव कर रहा हूं टुवर्ड्स Q1, मतलब प्लस Q को जब मैं मूव कर रहा हूं टुवर्ड्स Q, कैपिटल Q, तो रिपल्सिव फोर्स है, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा टू ब्रिंग देम क्लोजर, क्योंकि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों रिपेल करने चाहिए। तो जबरदस्ती है कि जाओ, यू हैव टू ब्रिंग देम क्लोजर, तो वर्क डन करना पड़ेगा। दिस वर्क डन will appear as a change in the potential energy। क्यों? क्योंकि जब चार्ज Q2 या फिर जब चार्ज स्मॉल q A पे था और कैपिटल Q O पे था, तो ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी है ही वहां पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस प्लस Q को यहाँ पे ला रहा हूं, तो वर्क डन करना पड़ रहा है। दिस वर्क डन विल अपीयर एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये याद रखना। तो याद क्या रखना, एक चार्ज था प्लस कैपिटल क्यू जो O पे था, ये चार्ज ओरिजिनल मतलब इनिशियल चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरा चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू एट पॉइंट ए, और कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी है। अब हमको ए से बी पे लाना है, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब हमको पोजीशन R1 जो था पहले, डिस्टेंस जो R1 था वो कम करके डिस्टेंस R2 करना है, राइट। तो वर्क डन करना पड़ेगा, एंड यू नो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, यू नो दिस। अब लेट अस अज्यूम, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो वर्क डन है, दिस अपीयर्स एज increase in potential energy. So work that we are doing is appearing as delta PE, change or increase in potential energy. Now, जब मैं एक चार्ज को A से B लेके जा रहा हूँ, है ना, आप आपके घर से क्लास पे जा रहे हो, मान लो, what you do is you take small steps, डायरेक्टली से जंप मारते हो, नो, यू टेक
स्मॉल 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 स्टेप्स। तो मैं ऐसा ही बोलूंगा कि जब मैं चार्ज को ए से बी ले जा रहा हूँ तो वी आर मेकिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हमने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, हम ए से पहले चार्ज को यहाँ पे लाए थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। So we have brought the charge from A to another position by a small displacement. We have displaced the charge by a small displacement dr bar, right? dr bar displacement का डायरेक्शन क्या है? Towards capital Q. फोर्स का डायरेक्शन क्या है? Away from capital Q. मतलब displacement and force are oppositely directed. ध्यान रखना ये चीज। तो work done as I told you is force into displacement. अगर आपको वेक्टर्स अच्छे से याद है और 11th आपको याद है तो मैंने बताया था कि 10th स्टैंडर्ड तक वर्क डन को आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन यू गो इनटू 11th स्टैंडर्ड, you are no more allowed to say work done is force into displacement. You have to say work done is force vector dot displacement vector. और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा लिया है हमने बोला है कि ए से बी जाना तो है, पर हम बोलेंगे छोटे छोटे स्टेप्स में जाना है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन विल आल्सो बी स्मॉल, डीडब्ल्यू। तो फिजिक्स में डी या डेल्टा, डी या फिर डेल्टा, दिस इज डेल्टा, is used for small values, right? So you have to know this. You have to understand this, right? Now, I can write down this as f dr cos theta, where theta is angle between force and displacement. Force का direction away है from Q और displacement का direction towards है Q. तो एंगल है 180 डिग्री, तो एफ डी आर कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 इज -1, तो वर्क डन इज माइनस एफ डी आर। तो वर्क डन, ये याद रखना, वर्क डन टू मूव चार्ज प्लस स्मॉल क्यू बाय अ स्मॉल अमाउंट डी आर इज माइनस एफ डी आर। This is really important thing. ये आपको पता होना ही चाहिए. You should know this by now. Okay. Then once you know this, आपको एक बार इतना पता है, तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल वर्क डन you can find out by integrating over all small work done, क्योंकि मैंने पहले A से मान लो x पे लाया, फिर x से y पे लाया, फिर y से b पे लाया, फाइनली कहां से कहां गया? A to B. तो हर बार जब A से X, X से Y, Y से B, हर बार जब आप चार्ज को मूव कर रहे थे तो हर बार आपको वर्क डन करना पड़ा। तो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ओवर ऑल द वर्क डन फ्रॉम A to B. तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस FDR। A पोजीशन का डिस्टेंस R1 बोला गया है, B का डिस्टेंस R2 बोला गया है आपको, राइट? तो यू हैव टू नो दिस कि A पोजीशन मतलब R1 और B मतलब R2 पोजीशन वेक्टर, क्योंकि हमने कैपिटल Q को ओरिजिन पे सेट कर लिया, तो A का पोजीशन वेक्टर R1 है, B का पोजीशन वेक्टर R2 है, करेक्ट? तो ये आपको पता होना चाहिए। Then obviously you can take out negative sign outside FDR R1 to R2, and of course it is assumed कि आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ पता है, आपको पता है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट फोर्स, है ना? आपको याद होगा कूलम्ब्स लॉ, बट यू नो electrostatic force between two charges is 1/4π0 capital Q small q by r square, distance between these two, right? तो मैं लिख सकता हूँ therefore work done is equal to minus R1 to R2. F is 1/4π0 capital Q small q by r square dr.
तो जो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं हम लोग। -1/4π कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, स्मॉल क्यू कांस्टेंट है, क्योंकि चार्जेस तो चेंज नहीं कर रहे ना। मैंने बोला कि पहले 2 माइक्रोकूलम था, अभी 10 माइक्रोकूलम हो गया, नहीं बोला मैंने। हमने बोला डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो R1 से R2 1/r² dr, राइट। नाउ एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का, अगर आपको माइनस साइन नहीं चाहिए, अगर आपको माइनस साइन नहीं चाहिए तो आई टेल यू कि क्या करते हैं। So there is a property of integrals, if you don't want this negative sign, तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो। R1 जहां था वहां पे R2 लिख दो, और R2 जहां था वहां पे R1 लिख दो, और नेगेटिव साइन हटा दो, राइट। नाउ और एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, you should know one more thing, that is how to integrate 1/r², ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो 1/r² पे इंटीग्रेट कैसे करते हैं, यू मस्ट नो दिस। तो 1/r² पे इंटीग्रेट कैसे करते हैं, यू हैव टू नो, इट इज -1/r, ऐसा आता है ये। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx is -1/x, so integration of 1/r² dr is -1/r। ओके, तो ये लिखा है। वापस वही प्रॉपर्टी, अगर मुझे नेगेटिव साइन नहीं चाहिए तो फिर वापस से आप क्या कर सकते हो, इफ यू डोंट वांट टू हैव अ नेगेटिव साइन इन इंटीग्रेशन, तो फिर से आप नेगेटिव साइन को गायब कर दो, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो, खत्म। अब 1/r फ्रॉम R1 टू R2, R2 को बोलते हैं अपर लिमिट, जो ऊपर लिखा है अपर लिमिट, जो नीचे लिखा है लोअर लिमिट। तो आप क्या करते हो, 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q, 1/ पहले अपर लिमिट लिखो, माइनस करो, फिर लोअर लिमिट लिखो। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर टोटल वर्क डन। दिस इज टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। क्या आया टोटल वर्क डन, 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q into 1/r2 minus 1/r1, मतलब 1/ फाइनल पोजीशन माइनस 1/ इनिशियल पोजीशन, ऐसा याद रखना कभी भी। R2 फाइनल पोजीशन था, R1 इनिशियल पोजीशन था, राइट। और ये वर्क डन स्टोर होगा, या फिर इट विल अपीयर एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हम नॉर्मली U से डिनोट करते हैं। तो दिस वर्क डन अपीयर्स एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, राइट। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बट इन जनरल मैंने आपको क्या बताया, इन जनरल मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं। हम बोलते हैं कि ये जो चार्ज प्लस Q था वो कहाँ था, इनिशियली कहाँ था, इंफिनिटी पे था। मतलब इनिशियली R1 क्या था, इंफिनिटी पे था। तो आई विल जस्ट टेल यू कि व्हाट वी आर डूइंग। इन जनरल हम बोलते हैं कि जो चार्ज कैपिटल Q था वो इंफिनिटी पे था, उसको हम लाए तो वर्क डन तो करना ही नहीं पड़ा, करेक्ट, नहीं करना पड़ा ना वर्क डन, वी डोंट हैव टू डू एनी वर्क। ओके, फिर हम जब दूसरा चार्ज लाए प्लस Q, वो कहाँ से लाए, इंफिनिटी से लाए। मतलब इनिशियल पोजीशन R1 ऑफ चार्ज स्मॉल q वाज इंफिनिटी, फिर इंफिनिटी से लाके कहाँ रखा हमने, फाइनली तो B पॉइंट पे रखा है। मतलब ये जो A पॉइंट हमने लिया था ये हम इंफिनिटी पे ले रहे हैं, इनिशियली R1 को इंफिनिटी बोल रहे हैं हम, राइट, और R2 को हम बोल रहे हैं R। तो इंफिनिटी से लाके एक R डिस्टेंस पे रख दिया हमने, राइट। और हम बोल देते हैं कि कैपिटल Q को मैं Q1 बोल देता हूँ और स्मॉल q को मैं Q2 बोल देता हूँ, राइट। ये सारे के सारे
सब्स्टिट्यूशन हम जो इक्वेशन मिला है पोटेंशियल एनर्जी का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, जिसको मैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कैपिटल Q is Q1, small q is Q2, 1/R2 is 1/R and R1 is infinity. ओके, तो 1/infinity आप सबको पता होगा कि 1/infinity होता है 0, राइट? तो 1/infinity होता है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। आप जब फोर्स लिखते हो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो तो आप लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो तो आप लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R एंड नॉट R स्क्वायर, R सिर्फ R। फिर जब आप पोटेंशियल सीखोगे, जो मैंने वो V बताया था आपको, पोटेंशियल आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में R स्क्वायर आता है, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में R और R आता है। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में Q1 Q2 आता है, मतलब दोनों चार्जेस लेने पड़ते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में सिर्फ सोर्स चार्जेस Q1 और Q1 लेना पड़ता है। मतलब कौन से चार्ज का फील्ड पहले से था, Q1, राइट? दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। तो इन शॉर्ट जो मैंने आज सिखाया है उसका मैं आपको समरी देता हूं। नेक्स्ट सेशन में मैं वापस रिपीट करके हम लोग लिख भी लेंगे। समरी सिर्फ इतना ही है कि हमने जब पहला चार्ज इंफिनिटी से लाया तो कोई वर्क नहीं हुआ, दूसरा चार्ज जब हम लाए तो वर्क डन हुआ, वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो पहला चार्ज जब लाए, नो वर्क डन, ओरिजिन पे रख दिया। दूसरा चार्ज जब लाए हम लोग, वर्क इज डन, मतलब देयर इज पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी। अब अगर मुझे इसी चार्ज को ए पोजीशन से उठा के बी पे रखना है तो वापस वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन अपीयर होगा एज चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो ये जो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला हमको चाहिए था, और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज जस्ट पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो दिस इज द बेसिक आइडिया। तो मैं नेक्स्ट सेशन में वापस पूरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके हम प्रॉपरली लिख लेंगे। बट यस, आई वांट यू टू कीप दिस इन माइंड कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। And this is what you do when you charge your laptops, when you charge your mobile phones, when you charge your power banks. So what you are doing? Charging खत्म हो गई, मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पास जो मोबाइल में बैटरी होती है वो कैपेसिटर होता है बेसिकली। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर हैज द कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बेसिकली, करेक्ट? तो जब आप चार्जिंग लगाते हो तो क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन लाते हो, इलेक्ट्रॉन आया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, पहला इलेक्ट्रॉन था अब दूसरा आया, तो अपोजिशन हुआ। तो क्या किया? वर्क डन किया। क्यों? पहला इलेक्ट्रॉन आया, नथिंग वाज हियर, फिर दूसरा आया, जबरदस्ती लाया गया, वर्क डन हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ऐसा आप चार्जिंग जब करते हो, यू आर ब्रिंगिंग नेगेटिव चार्जेस टुगेदर, मतलब यू आर डूइंग वर्क, क्योंकि नेगेटिव में रिपल्शन होगा। यू आर डूइंग वर्क। ये वर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है, और यही एनर्जी आपके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, पावर बैंक के बैटरीज में स्टोर हो जाता है, एंड that electrostatic energy can be used later to charge your phones again. So what you are doing when you are charging is you are depositing electrostatic energy. तो जब मोबाइल फोन चार्ज कर रहे हो, लैपटॉप चार्ज कर रहे हो, तो आप इन रियलिटी, या कोई सेल चार्ज कर रहे हो तो आप इन रियलिटी यही कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वहां पे आप स्टोर कर रहे हो, ओके, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
So that's it for today. We'll stop here. This was introduction part, and tomorrow we will go in details.